छत्तीसगढ़ बीजेपी में वायरल सूची को लेकर जारी विवाद थमने के बदले दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को आरंग विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बाद शनिवार को अकलतरा विधानसभा के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। अलग अलग विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की केवल एक ही मांग है कि वायरल सूची में जो नाम है उसे टिकट ना दिया जाए। शुचिता की दुहाई देने वाली बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं से अब घिरती नजर आ रही है। 1 दर्जन से अधिक विधानसभा में खुला विरोध, कमोबेश उतने ही विधानसभा में आंतरिक विरोध, ये सब बात बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की स्थिति पर तंज कसा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पलटवार की। भारतीय जनता पार्टी की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था, लेकिन यदि सूची लीक हो गई तो उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इस तरह से बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट भी दो। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है वो सामने आया है। निश्चित रूप से जो खुद अपनी पार्टी में कुछ नहीं करना चाह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि कहते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे खुद तो कुछ कर लो। भूपेश है तो भरोसा है बोलने वाली कांग्रेस पार्टी, वो भूपेश बघेल का भी टिकट फाइनल नहीं कर रही है। वहां से भतीजा रोज ताल ठोक रहा है, आ जाओ कबड्डी 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 कबड्डी। अरे एक टिकट दे दो भूपेश जी को, और उसके बाद तंज कसने की बात करना। जो सूची वायरल हुई थी वो मीडिया की सूची थी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो सूची नहीं थी। अब कोई कुछ भी डाल देता है। मैं फिर से मांग करता हूं कि भूपेश है तो भरोसा है खत्म हो गया क्या? दे दो ना काका को टिकट भतीजे के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद 2023 में वापसी की पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। बावजूद इसके बीजेपी में भारी बवाल मचा हुआ है और कार्यकर्ता ही पूछने लगे हैं कि टिकट का काबा भाजपा में बवाल बा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिक्र कर लिया जाए तो साल 2000 की बात हो या 2023 की, 23 से पहले तक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की जो तस्वीर धरातल पे दिखाई पड़ रही है, राजनीतिक विश्लेषक से लेके बीजेपी के लोग खुद भी उस तस्वीर से अनजान थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वायरल सूची पे जो नाम शामिल है उसे बदलने की मांग करने लगे हैं। सच में बीजेपी जो सुचिता की दुहाई देती है उनके लिए एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है कि कैसे इन सीटों पे मैनेज किया जाए और कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत किया जाए। बहरहाल आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता अभय नारायण राय जी जुड़े हुए। अभय जी आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता युवा नेता राजीव चक्रवर्ती है। राजीव जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 2 दर्जन सीटों पे अगर बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है तो सत्ता के शिखर तक पहुंचने की तमाम जो कोशिशें हैं वो कोशिशों को क्या फिलहाल शून्य माना जाएगा? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इतिहास लूंगा। एक समय हमारे पास ऐसा था कि हम निवेदन करते थे कि भैया आप चुनाव में खड़े हो जाओ तो आपका कुछ पैसा खर्चा होगा, लेकिन हमारी पार्टी की रीति नीति के जन जन के बीच में प्रचार प्रसार होगा। हम हारे लेकिन आप खड़े तो हो जाओ। और बमुश्किल से, चाहे मध्य प्रांत हो, छत्तीसगढ़ हो, विंध्याचल हो, तो हमें बड़े मुश्किल से प्रत्याशी मिलते थे। बताएंगे अभी आपको वरिष्ठ पत्रकार महोदय की ऐसी स्थिति थी। और आज ईश्वर की कृपा है और हमारे जो दीनदयाल जी की जो रीति नीति है, जो राष्ट्रवाद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आज ये स्थिति है कि 1 अनार 100 बीमार। मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि वायरल सूची के बाद कुछ स्थानों पर आक्रामकता है, कार्यकर्ता नाराज है। निश्चित रूप से स्वाभाविक होता है कि एक स्थान पर, देखिए मानवीय स्वभाव है अवधेश जी, कि कोई 2 व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद 2 व्यक्ति और तैयारी करते हैं,
तो टिकट तो एक ही तय होगी, मैदान में तो प्रत्याशी एक ही रहेगा। तो निश्चित रूप से उनको दुख होता है और एक प्रयास रहता, अगर यही वायरल सूची है तो ये तो गलत है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो वो कोशिश करते हैं अपने समर्थकों के साथ आकर पार्टी को ये दिखलाते हैं कि भाई ये आप अगर काम करेंगे, ये जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठते, सामाजिक समीकरण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी मैं लौटूंगा, नहीं है, राजीव जी मैं बता रहा हूँ पूरी बात। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, होता है आपकी बातें मैं लेकिन समझ जब गया। मान मुनव्वल होता आप है, 80 के दशक से लेके 2023 तक की तस्वीर आपने साफ कर दी, विंध्य प्रांत से लेके मध्य प्रांत तक की सारी बातें आपने कह दी, बड़ा ही सटीक जवाब आपने दिया, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। एक बार मैं कांग्रेस के साथी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, ये एक अनार 100 बीमार को भी अगर बीजेपी के लोग पार्टी की खुशकिस्मती बताए तो क्या माना जाएगा इसे? अवधेश जी, मैं राजीव जी की तारीफ करूंगा कि बड़ी सामूहिक से उन्होंने अपनी पार्टी की बात और चल रही घटनाओं को स्वीकार किया। और आपको भी बधाई दूंगा कि आपने राजीव जी को आज युवा प्रवक्ता कहा, उनकी युवापन बना रहे। आज जो टॉपिक है कि वायरल सूची पे बवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बवाल इसलिए हो रहा है कि पहली जो सूची आई उन्होंने अचानक 21 लोग की सूची जारी कर दी। बहुत पहले आप करने की आवश्यकता है, दोनों राजनीतिक दल महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और 21 की सूची जारी कर दी। उस पर बवाल मचा। उस बवाल को माथुर साहब ने, जामवाल साहब ने कैसे भी रोका, वो बाहर नहीं आया, उस पर भी बवाल था। उसी बीच दूसरी सूची आने की सूचना प्राप्त होती है और सूची नहीं आके सूची को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही वायरल कर दिया जाता है। और इसलिए कि जो 21 में हुआ था, 21 की सूची में, उसका टेस्ट इसमें कर रहे थे कि इसमें देखते हैं किसके इसमें बवाल होता है। तो हमने सूची जारी भी नहीं की और बवाल को भी हम जान जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक साल से लगातार प्रयोग कर रही है। संगठन स्तर पे कमजोर है, नेतृत्व तो है नहीं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, भूपेश जी के खिलाफ कोई मुद्दा इनके पास स्टैंड नहीं हुआ, जनता इनके साथ है नहीं। तो ये सूची खेल के अपने कार्यकर्ताओं का टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल में कार्यकर्ता नहीं आते, 15 साल में कार्यकर्ता आते। अगर जनता ने रिजेक्ट किया बिल्कुल बिल्कुल। तो अभय जी, कहीं बीजेपी के लोग उस बात को भी नहीं भूले होंगे, राजीव जी शायद इस बात के गवाह है कि 2018 में जब चुनाव का परिणाम आया तब बीजेपी के एक बड़े ही जिम्मेदार नेता ने यहां तक कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया होगा, इसलिए चुनाव में ये परिणाम आए हैं। उस बात की नाराजगी कार्यकर्ताओं के मन से दूर हुई या नहीं हुई, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल ये हो गया कि एक वायरल सूची पे अगर 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पे इस तरह की स्थितियां दिख रही है, बीजेपी कार्यालय के भीतर जो माना जाता है कि देश भर के बीजेपी कार्यालय में सबसे आलीशान कार्यालय है, उस कार्यालय में अगर पैर रखने की जगह ना हो तो समझा जा सकता है कि आक्रोश किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में फैला हुआ है। बहरहाल अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने कई दशकों से बीजेपी को देखा है, रीति नीति बीजेपी के से आप बड़े अच्छे से वाकिफ है। ये तस्वीरें जो निकल के आ रही है, कार्यालय में हजारों की संख्या में लोगों का पहुंचना, सड़कों पे निकलना, विरोध करना, नेताओं के प्रति नारेबाजी करना, क्या इससे पहले इस तरह की तस्वीर व्यापक तौर पे दिखाई पड़ी थी अनिरुद्ध जी कभी आपको? आपने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दिल्ली में जहां पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है वहां पे पैर रख पाना भी मुश्किल है। दूसरा, आपने अपने जो है चैनल में भूपेश बघेल जी की बाइट दिखाई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जो है लीक हो जाए संभव नहीं था। मतलब मुख्यमंत्री जी भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची प्रत्याशियों की लीक हो जाए संभव नहीं था, लेकिन हो गई। और एक और बात गौर करने लायक है अवधेश जी कि जब ये सूची जो है संभावित सूची आ गई तो उसके बाद जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया ने जब उनके सामने सवाल रखा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सूची अधिकृत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सूची गलत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सूची फर्जी है। और रही बात, आप जो है कह रहे हैं कि आपने कई जो चुनाव देखे, तो वास्तव में मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो है ये भी मैंने पहली बार होते देखा कि मतलब चुनाव की तारीख घोषणा ना हुई हो और वहां पे 21 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई हो भाजपा की। बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये भी मैंने देखा
कि संभावित सूची आ गई और चैनल में जो है मतलब यह है कि जिम्मेदार चैनल में मतलब ना पूरी गारंटी के साथ कहा गया कि संभावित नहीं है, ऐसा हो सकता है या होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सूची में सत्यता थी, और अगर कहीं अंदर खाने की अगर कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई इसमें खुल के तो बोलेगा नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई थी, ये सूची सही थी। लेकिन गौर करने लायक बात है अवधेश जी कि इसमें मतलब है कि रायपुर की एक सीट को लेकर चर्चा यहां तक है बिल्कुल सही कि राजधानी रायपुर की एक महाशक्ति और दिल्ली में बैठी एक महाशक्ति की मौखिक अनुशंसा एक जो है नाम के प्रति की गई थी। तो मतलब देखिए कि जो है मतलब मामला कहां तक पहुंच गया कि प्रत्याशी चयन का, कि अब महाशक्ति की तरफ से भी जो है अनुशंसा होने लगी है। बिल्कुल सही अरविंद जी, आपने सही कहा। देखिए, राज्य विशेष का प्रेम तो सबके पास होता है कि अगर आप अमुक राज्य से आते हैं तो वो प्रेम तो दिखाई पड़ेगा ही। लेकिन बीजेपी जो सूचिता की बात करती है, राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी सूचिता की बात करती है, सूची लीक हो गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रेस ब्रीफिंग का जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र अनिरुद्ध जी कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, अनिरुद्ध जी भी मौजूद थे। ये बात बिल्कुल सच है कि अरुण साहू जी ने कभी नहीं कहा कि ये सूची फर्जी है। इतना जरूर कहा बार बार पूछने के बाद भी कि ये सूची अनाधिकृत है, अधिकृत नहीं है। मतलब समझिए कि क्या कुछ हो रहा है पार्टी के भीतर। और उस सूची के बाद जो बवाल मच रहा है, राजीव जी सवाल ये है कि थामेंगे कैसे सर इनको? उदय जी बड़ा अच्छा अपने प्रश्न उठा गए कि थामेंगे कैसे। तो मैं कह दूं कि ये वैसा तो नहीं है जैसे पिछली बार परम आदरणीय महापौर जी ने कांग्रेस भवन में कुल जमा मात्र 48 कुर्सियां तोड़ी थी, कुछ शीशे तोड़ दिए थे, बाद में उन्होंने बनवा दिए कुछ महीने बाद। तो कुछ और लोगों ने भी तोड़फोड़ की थी विधानसभा चुनाव में। तो ये तोड़फोड़ वाली कोई बात नहीं भाई, आक्रोश है कि हमको अमुक चाहिए, अमुक नहीं चाहिए, अमुक चाहिए। तो इसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं है। पार्टी प्रजातांत्रिक नहीं राजीव जी, मैं आपको एक सेकंड टोक रहा हूं। देखिए, अनुशासनहीनता का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी में इस तरह की रीति नीति कभी देखी नहीं गई। क्यों नहीं गई? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंच रहे, बता देता वो नारेबाजी कर रहे। धरसीवा में शेष नारायण शुक्ला जी को टिकट नहीं दिया गया था, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की थी, लेकिन टिकट नहीं बदला गया। आर के नायक थे, सरकारी अधिकारी थे, उनको 2008 में टिकट दी गई थी। और प्रदर्शन के बाद जब लोगों ने कन्विंस किया पार्टी को कि आर के नायक जी जीत नहीं सकते, सरकारी अफसर है, अभी 3 महीना हुआ रिटायर्ड हुए हैं, टिकट बदली गई। तो भाई ये लोकतांत्रिक परंपरा है। हाँ, कांग्रेस भवन की तरह जूतम पे जमवार नहीं होता। राजीव जी सामी साहब थे। राजीव जी आप सुन तो लीजिए, मैं पूरा सुन रहा हूं। आप इक्का दुक्का सीट की बात कर एक रहे हैं दुक्का नहीं, हर वर्ष होता है। इस सूची में कुल 26 विधानसभा सीटों के नाम है, जो जिसे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं और प्रदेश की जनता भी वाकिफ है। तो सवाल ये है कि आप एक धरसीवा सीट का जिक्र कर रहे हैं। धरसीवा नहीं, यहाँ पे 26 सीटों का नाम है, 26 सीटों का। ये भयंकर आक्रोश को कैसे साथ होगा? बिल्कुल, मैं तो कहूँ 26 नहीं हो सकता, 80 सीटों में हो विरोध हो, लेकिन अंतोगत्वा कार्यकर्ताओं को मना लिया जाता है, कन्विंस कर लिया जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता विरोध करता है वो चुनाव का संयोजक बनता है। हमारे यहाँ रीति नीति है। मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। मैंने बताया 2008 में 4 सीटें बदली गई, आर के नायक की बदली गई सीट। 2003 में लगातार जब कहा जा रहा था कि कोई नहीं होगा, 2003 में भी काफी बवाल मचा, लगभग 16-17 सीटों से, लेकिन हम अडिग रहे। तो ऐसा नहीं होता है। और चुनाव हमारे परंपरा है, जो मान लीजिए 3 संभावित प्रत्याशी, उन 2 प्रत्याशियों को काम दिया जाता है कि या तो आप अगले दूसरे किसी विधानसभा में संयोजक रहेंगे या उसी विधानसभा में आप प्रत्याशी को जिता के लाएंगे। मैं हमेशा से होता है। मैंने कहा ना कि 80 के दशकों में हमको प्रत्याशी ढूंढना पड़ता था, हाँ भैया बैठ जा। और आज ये स्थिति है कि एक विधानसभा से कई लोग तैयारी करते हैं, मानवीय प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन कांग्रेस भवन में जो पिछले बार तोड़फोड़ हुई थी, अन्य जगह में भी तोड़फोड़ हुई थी, जो स्थानीय कांग्रेस कार्यालय थे, हमारे तोड़फोड़ नहीं होती, प्रदर्शन होता है, मानवीय स्वभाव है। फिर बाद में मान मनोबल के बाद जो देखिए, पैरेलल पार्टी तो खड़ी नहीं होती। पश्चिम बंगाल में पैरेलल पार्टी खड़ी हो गई जब ममता बनर्जी ने कहा आप दिल्ली से थोपते हो। एनसीपी में शरद पवार ने अपनी पैरेलल पार्टी खड़ी कर ली, जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पैरेलल पार्टी खड़ी कर ली। लेकिन भाजपा में किसी ने पैरेलल पार्टी नहीं खड़ी की। कल्याण सिंह जी ने खड़ा किया था, 1 साल में उन्होंने पार्टी का समापन कर दिया। क्रांति पार्टी बनाई थी, समापन कर
कर दिया। उमा भारती जी 1 वर्ष तक पार्टी से विरत रही, लेकिन उनको का तो पार्टी के राजीव जी केशु भाई पटेल जी हुए थे, राजीव वो जी भी आ गए। आपने देश भर का उदाहरण दे दिया, अजीत जोगी को भूल गए आप। हाँ, अजीत जोगी अलग हो गए, मैं अभय जी के कांग्रेस पास से जाता हूं। अलग हो गए। अभय जी बड़े गंभीर आरोप है कि कांग्रेस भवन में जो तोड़फोड़ हुआ था 2018 में, उसका गवाह मैं भी हूं, मैं सामने मौजूद था। वो तस्वीर बीजेपी में दिखाई नहीं पड़ती है साहब, मना लिया जाएगा चाहे जैसा भी माहौल हो। देखिए राजीव जी अपने मन को दिलासा दे रहे हैं या अपनी पार्टी को दिखा रहे हैं कि मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस भवन की मारपीट को तो देख लिया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल को जब नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था तो नरेंद्र मोदी कहाँ छुपे थे, किस टेबल के नीचे थे। हाँ, तो दिग्विजय सिंह की पिटाई हुई थी राधेश्याम भवन में। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, उसके पहले पदेन मुख्यमंत्री की सार्वजनिक रूप से पिटाई की गई थी, तो वैसा नहीं हुआ था। राजीव जी सुन लेते, एक बार सुन लेते। अभय जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप जो जिक्र कर रहे हैं, अभय जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो पिटाई हुई राजीव थी जी एक बार सुन लेते। राजीव जी, प्रभा राव की पिटाई हुई एक महिला के ऊपर। राजीव जी एक बार सुन लेते हैं, आपने अपने टाइम में पूरा बोला, अब अभय जी को एक बार सुन लेते हैं। अभय जी आप अपना जवाब दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी किस टेबल के नीचे थे इसको भी बताना चाहिए। आज गोविंदाचार्य कहाँ है इसको भी बताना चाहिए। आज वीरेंद्र पांडे कहाँ है उसको भी बताना चाहिए। बलिराम कश्यप के पुत्रों की क्या हाल है उसको भी बताना चाहिए। नंद कुमार साय क्यों कांग्रेस में चले गए उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन डिबेट का विषय है भाजपा की वायरल सूची। निश्चित रूप से 21 की इन्होंने सूची जारी की, उसके बवाल को संभाल नहीं पाए। दूसरी सूची जारी करने से पहले खुद भाजपा के नेताओं ने उसको वायरल की। तमाम प्रिंट अखबारों के मुख्य समाचार पर मुख्य पृष्ठ पे छपे थे ये वायरल सूची। वैसे वायरल सूची नहीं छपती, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा होगा, तमाम चैनलों में दिखाए गए। अब जब विरोध हो रहा है और कहें अभी कहना हमारे अरुण जी ने कि अरुण साहब जी ने खारिज नहीं किया, फर्जी नहीं किया, कांग्रेस की बहुत फर्जी सूची चल रही है और हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि सारी सूचियां फर्जी है जब तक कांग्रेस सूची नहीं आती। रही बात संतोष असंतोष की, कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है। अगर कोई तैयारी करता है, 5 साल फील्ड में रहता है और किसी कारण से वो चूक जाता है तो तकलीफ होती है। लेकिन पार्टी की अनुशासन समिति होती है, पार्टी के बड़े नेता उनके पास आते हैं और तमाम लोग मिलकर उन लोगों से बात करते हैं और स्थितियां संभल जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी विचित्र स्थिति में छत्तीसगढ़ में। ठीक है अभय जी मैं लौटूंगा। अभय जी मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुक कर लेता हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता क्या आपको लगता है कि जो व्यापक तौर पे स्थितियां धरातल पे दिखाई पड़ रही है वो मैनेजेबल है, संभाला जा सकता है उसे? अवधेश जी अभी जो लगातार आवाज आ रही थी तो मैं सुन नहीं पाया, सवाल फिर से करेंगे। देखिए जो स्थितियां बीजेपी में आपको दिखाई पड़ रही है कि व्यापक तौर पे रोज कार्यकर्ताओं का दल जो है वो कार्यालय पहुंच रहा है, अलग अलग विधानसभा स्तर पे वहां पे विरोध किया जा रहा है। क्या चुनाव से ऐन वक्त पहले, तब जब बीजेपी सत्ता में नहीं है, तब क्या इन्हें मैनेज कर पाना संभव होगा अनिरुद्ध जी? देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लेके अब तक, मतलब इतिहास भी खंगाल लें, ये सूची तो मतलब है कि ये सूची तो एक संभावित सूची थी ना। मतलब एक जो है मीडिया के माध्यम से आई हुई सूची थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो। ये अधिकृत सूची तो नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा अनोखा है अवधेश जी, मैंने पहली बार देखा। मतलब मैंने बवाल होते तो कई बार देखा है, लेकिन मैंने तब देखा कि ये चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी जब अधिकृत सूची आ जाया करती थी तब बवाल मचा था। आज तो ये है कि यहाँ पे जो है सूची आई तो पुतले जलाए जा रहे हैं, और कोई 25, 50, 100, 150 नहीं, मतलब 2-2, 3-3 हजार की संख्या में रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लोग बिल्कुल रहे हैं। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था राजीव जी। देखिए आप बड़े ही स्मार्टली आपने जवाब दिया, 80 के दशक से लेकर सारा इतिहास आपने उड़ेल दिया, लेकिन सर सवाल बना हुआ है ना कि पहले आप मैनेज करते थे 15 साल, आप सरकार में थे, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते थे मैनेज करने के लिए। अभी आप विपक्ष में है साहब, कैसे मैनेज करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, वो भी उन कार्यकर्ताओं को जिनके माथे पे आपने 2018 के हार का ठीकरा फोड़ दिया था? नहीं अवधेश जी, सन 90 में भी हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष में थे, उस समय भी बवाल हुआ था, उस समय भी मनाया गया था। 2003 में हमारी सरकार नहीं थी, जोगी जी तो कहते थे कि प्रत्याशियों का नामांकन वापस करवा दूंगा,
इतनी आत्मविश्वास था। लेकिन 2003 में भी काफी विरोध हुआ कई सीटों का, अंतोगत्वा लोग मना लिए गए। मैं प्रत्यदर्शी हूं 16-17 सीटों का 2003 में भी। और आप तो कह रहे 3 बार की सरकार थी, तो अभी तो लोगों में ये आक्रोश है कि हमको कमान दो, हम भूपेश बघेल जी की ये भ्रष्टाचारी सरकार को हराना चाहते हैं। ये जो आप दिए हैं ये हराने में शायद 50-50 होंगे, हमको दीजिए हम 100% हराएंगे। तो ये तो स्पोर्टिंग से बात होती है। आप देखिएगा क्रिकेट टीम में भी जब किसी को नहीं लिया जाता, कोई खिलाड़ी बोलता है कि मुझे नहीं लिया गया, मैं तो हैट्रिक लेता, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाद में बीसीसीआई उसको कहती है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया। देखिए ये स्पोर्टिंग लेकिन राजीव जी खेल की भावना है। खेल की लेकिन भावना जब राजीव जी को बी फॉर्म मिल राजीव जाएगा, जी एक उसके बार कोई आपको भी बवाल पता नहीं है, होगा। एक बार अगर बीसीसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट का आप उल्लंघन करेंगे, अगर आप बीसीसीआई के निर्णय के खिलाफ पीसी करेंगे तो साहब बीसीसीआई में आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। कपिल देव सबसे बड़े उदाहरण इस देश के इस खेल में और इस नियम को तोड़ने वाले में सबके सामने है कि आज भी कपिल देव की वापसी जो है बीसीसीआई में नहीं हो पाई। मैं लौटूंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी हाथ उठाए हुए। अनिरुद्ध जी आप कुछ कहना चाह क्या रहे है कि मेरी 1-2 लाइन अवधेश जी रह गई थी कहने से। बिल्कुल, जी कहिए। जी, उसमें यह था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ठीक है कि मैंने इस बात का तो जिक्र किया कि मतलब संभावित सूची या मीडिया के माध्यम से आई सूची में इतना बवाल। लेकिन एक चीज ये है अवधेश जी, ये देखिए कि जो 18 के चुनाव में जो पार्टी 15 सीट पे आ गई थी, उसके बाद तो ऐसा कुछ योग बना कि वो आज 13 सीट, लेकिन उसके बाद भी जो मतलब इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन अगर कहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए बिल्कुल आपने सकारात्मकता के साथ ये जवाब होता है। अभय जी आपके पास मैं लौटूंगा। राजीव जी का ये कहना है कि बीजेपी इतनी आक्रोशित है सरकार के खिलाफ कि सरकार बदलने के लिए तैयार है। वो कहती है कि संभावित नहीं, इनके नाम में शायद वो सक्षमता ना हो, हमको मौका दीजिए, हम आपको करके दिखा देंगे। मतलब ये उस आक्रोश को सरकार के खिलाफ बता रहे हैं। अभय जी अवधेश जी, जो इन्होंने नारा दिया है ना कि बदल के रही वो, तो कार्यकर्ता पूछ रहा है कि 15 साल के उसी भ्रष्ट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर 15 साल के उन्हीं भ्रष्ट मंत्रियों को फिर टिकट, फिर बाहर से आए लोगों को तोड़ने हमारे ऊपर। कार्यकर्ता कहाँ गया? जनसंघ का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बना, वो अब रमन सिंह का कार्यकर्ता हो गया। अब वो आज कहाँ है देवजी भाई पटेल? आज कहाँ है वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होते थे? तो ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश अपनी पार्टी के खिलाफ है। राजीव जी कुछ भी कह ले, चुनाव में तो कहीं ये लोग है नहीं, टिकट वितरण भी ठीक से नहीं कर पा रहे। ये चिंता का विषय है। जहां माथुर जी, जामवाल जी, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, खुद स्वयं विश्व के गुरु नरेंद्र मोदी जी, उनकी जारी की हुई सूची, उनकी वायरल सूची में बवाल हो गए, तो समझिए कि आप लोकल कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। आप स्थानीय कार्यकर्ताओं का महत्व तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम दो और हमारे दो की सरकार, अब संगठन में भी हम दो और हमारे दो का संगठन हो गया है। खाता न वही जो नरेंद्र मोदी कहे वो सही। ये ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी ठीक है राजीव जी जी बड़ी ईमानदारी से बता दीजिए, आपने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया सारे सवालों का। क्या जो बीजेपी के भीतर स्पार्क दिख रहा था इस वायरल सूची, तथाकथित सूची, अनधिकृत सूची से पहले जो स्पार्क दिख रहा था, जो युवाओं में एक उत्साह था कि इस बार पुराने चेहरे को बदला जाएगा, 2019 का फॉर्मूला, लोकसभा का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया जाएगा। लेकिन वायरल सूची में शुरू से लेकर आखिरी तक अगर निगाह डाली जाए राजीव जी, वही नाम है जो 2018 में धराशायी हो चुके हैं चुनावी मैदान पे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मंत्रिमंडल के तमाम लोगों के नाम है इस सूची में। देखिए वो प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे सेकेंडरी है, लेकिन पहली बात तो ये है ना कि उनके नामों के आने के बाद क्या कार्यकर्ताओं का उत्साह काफूर नहीं हो गया? नहीं हुआ है। देखिए कैसे? अंतोगत जिसको माला पहनाई जाएगी, जो दूल्हा बनेगा, उसके पीछे सब बाराती बनकर जाएंगे, कोई बवाल नहीं होगा। सर यही तो निश्चित रूप पूछा से जा अभी रहा है ना अधिकृत नहीं हुआ कि ये बाराती कितने साल तक केवल बाराती रहेंगे, उन्हें दूल्हा नहीं, बनने का कभी तो ये मौका मिलना अधिकृत चाहिए। नहीं है, जो भी हो अंतोगत्वा, मैं कह रहा हूँ ना, अंतोगत्वा भाजपा में कुमारों को रखा जाता है, पूरी पार्टी उसके पीछे अधिकतर लोग रहेगी, कुंवारे हैं। कोई बवाल नहीं होगा। और जो बगावत करेगा वो हश्र जानता है कि भाजपा से, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। व्यक्ति कांग्रेस पार्टी है जो नेता बेस्ड पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है।
कार्यकर्ता मिलके जो अधिकृत है उसके पीछे जाल लड़ा देंगे और जीत जाएगी भाजपा। चलिए, मतलब राजीव जी आपने बड़े ही सहजता से स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर जो सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपने उस आक्रोश को सरकार के प्रति बताने में आपने कोशिश की कि वो सरकार को बदलने के लिए आक्रोश है। बहरहाल सूची जब जारी होगी तब इस बात का पता चलेगा कि वायरल सूची और फाइनल सूची में कितना फर्क पड़ता है और उस सूची के बाद उन प्रत्याशियों के बाद कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कितना असर होता है और चुनावी मैदान में, चुनावी रण में वो कार्यकर्ता कितने उत्साह के साथ उतरते हैं। फिलहाल इस चर्चा में आज इतना ही। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।